हेलो स्टूडेंट्स, दिशा केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में स्टडी करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, काइंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। चलिए जानते हैं क्या होते हैं काइंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, काइंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। काइंड्स बोल दीजिए, टाइप्स बोल दीजिए। काइंड्स माने प्रकार ही होता है और टाइप्स माने भी प्रकार होता है। काइंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। चलिए, तो रासायनिक क्रियाओं के प्रकार जानने से पहले रासायनिक क्रिया के प्रकार आए कैसे, क्यों बने रासायनिक क्रियाएं, कितने प्रकार की होती हैं, क्यों पाई जाती हैं, वो जानकारी लेंगे। देखिए छात्रों, जो कोई भी पदार्थ, जैसे कि अभिकारक, कोई पदार्थ जब रासायनिक क्रिया करता है तो उसका जो पदार्थ जिस बंध से बना है वो बंध टूटता है और नए बंध का निर्माण होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पुराने बंध टूटते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है, जिसमें आपके उत्पादों का निर्माण होता है। इसी कारण अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की पाई जाती हैं, क्योंकि टूटने का क्रम सबका अलग अलग हुआ करता है। तो सबसे पहले पहला प्रकार है आपका संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को छात्रों योगज अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। योगज अभिक्रिया, योगज अभिक्रिया भी बोल सकते हैं छात्रों, इसको योगात्मक अभिक्रिया भी बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है छात्रों। हाँ, इसमें दूसरा है आपका वियोजन अभिक्रिया। मतलब संयोजन माने होता है जुड़ना, वियोजन माने होता है टूटना। तो एक में जुड़ेगा और एक में टूटेगा, तो संयोजन अभिक्रिया, या इसको हम अपघटन अभिक्रिया भी कहेंगे, अथवा इसका दूसरा नाम है अपघटन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। और भी है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। इसी विस्थापन में द्विविस्थापन आपके सिलेबस में, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया भी होती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है छात्रों। और आपका है उपचयन व अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया, तो छात्रों ऐसे बहुत सारी अभिक्रियाएं और भी हैं, ठीक है, लेकिन आपके 10th के सिलेबस में केवल इतनी ही अभिक्रियाएं हैं, तो इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और उपचयन अभिक्रिया, इसमें सारी अभिक्रियाएं मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए इन अभिक्रियाओं को आपको रट लेना ही है, हर हाल में याद कर लेना है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपकी, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विस्थापन अभिक्रिया भी इंपॉर्टेंट, मतलब ये पांचों अभिक्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है छात्रों। अब जानेंगे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया आखिर क्या होती है? नाम से ही आपको पता लग रहा है, संयोजन मतलब संयोग होना, अर्थात संयोग माने होता है जुड़ना, ठीक है। तो इसका मतलब है इसमें दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो पदार्थ भी हो सकते हैं। तो परिभाषा क्या होगी? दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके या आपस में जुड़ करके एक बड़ा पदार्थ बना लेते हैं, ठीक। तो परिभाषा क्या होगी इसकी छात्रों संयोजन अभिक्रिया की? तो हेडिंग डाल लीजिए आप, संयोजन अभिक्रिया। तो इसके बारे में जानते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो हेडिंग है संयोजन अभिक्रिया। इंग्लिश में इसको कहते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शंस तो बहुत सारी होती हैं, इनको हम जानेंगे। तो संयोजन का मतलब ये जस्ट बोला है मैंने, क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ेंगे। तो
परिभाषा लिखने का स्टाइल क्या है, लिखने का तरीका क्या है, आपको पहले बोलनी पड़ेगी वह है रासायनिक अभिक्रिया। आपको बोलना पड़ेगा वह है रासायनिक अभिक्रिया। ये कॉमन रहेगा सभी में, ये तो बोलना ही पड़ेगा। वह है रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, आप पदार्थ बोल सकते हो, यौगिक भी बोल सकते हो। पदार्थ बोल दो या फिर यौगिक बोल दो, दोनों में से एक ही बोलना पड़ेगा, ठीक है। ये या का निशान है, इसे ऑब्लिक बोलते हैं, इसे या बोल सकते हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थ या यौगिक आपस में, आपस का मतलब परस्पर, आपस में क्या करके, जुड़ करके, और जुड़ने को कहते हैं संयोग कर कर, संयोग करना, संयोग करके क्या करते हैं, बड़ा पदार्थ बनाते हैं। भैया जब छोटे छोटे पदार्थ मिलेंगे, मतलब दो चीजें मिल जाएं तो बड़ा ही तो हो जाएगा, तीन चीजें मिल जाए और बड़ा हो जाए, चार मिल जाए और बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा पदार्थ बनाते हैं, ठीक है। तब उसे क्या कहते हैं, तब उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कितना आसान है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल जान लेते हैं छात्रों, कैसे संयोग होता है। एग्जाम्पल हम बहुत सारे बता दे रहे हैं क्योंकि कभी कभी आपका परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, दो उदाहरण देकर समझाइए। इसलिए हम एक की जगह दो, दो की जगह तीन, दो तीन उदाहरण लिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो जैसे नंबर एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लीजिए, आप ले लीजिए, प्रैक्टिकली कर लीजिए। मैग्नीशियम ऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ जलाएं तो क्या करेगा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑक्सीजन को अपने पास बुला लेगा, अपने पास खींच लेगा, और खींचकर आपस में, दोनों आपस में मिलकर एक कंपाउंड बना लेंगे। केवल एक ही पदार्थ बनेगा इसमें। देखिए क्या, तो परिभाषा आप इसमें उदाहरण लिखेंगे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड वो सॉरी मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं, ऑक्साइड तो बनेगा, तो मैग्नीशियम वायु के साथ, वायु माने ऑक्सीजन, मैग्नीशियम वायु के साथ, लिख लेना इसको, मैग्नीशियम बोलते हैं, ये तत्व तो जानते हैं आप तो। मैग्नीशियम वायु के साथ संयोग करके, क्या करके, संयोग करके मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो एक ही पदार्थ बना, दो लोग आपस में मिलकर एक पदार्थ बना लिया, इसका मतलब ये संयोजन अभिक्रिया। ऐसे पहचानना भी आप सीख जाएंगे। कभी कभी पूछा जाता है कि संयोजन अभिक्रिया कौन सी है, वियोजन अभिक्रिया कौन सी है, ठीक है छात्रों। तो आप ये रिएक्शन आप लिख देंगे, रिएक्शन परीक्षा में लिखना अनिवार्य है। अच्छा, ऐसे एक और उदाहरण ले सकते हैं। अब एक चीज आपको बता दें छात्रों, इसमें आप कंफ्यूजन मत होना। इसके लिए यहाँ आप ये मत देखना सर यहाँ तो दो थे, यहाँ आपने दो क्यों नहीं लिखे, यहाँ दो नहीं लिखे जाएंगे, यहाँ को बैलेंस करने के लिए आपको दो आगे लिखना पड़ेगा, और इसको यहाँ। ऐसा कैसे हो गया, रिएक्शन को हमने ऐसे कैसे लिख दिया, ये आपको अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। ये आपके सिलेबस में है, लेकिन हम आपको अलग से इसको सिखा देंगे वीडियो में, ठीक है, ताकि जिससे कि आपको ये प्रॉब्लम ना आए। मतलब यहाँ 2 होने के बावजूद भी इसके पीछे 2 नहीं आया बल्कि आगे 2 आया, ये कैसे हो गया, है ना। कंपाउंड MgO क्यों बना, मतलब MgO2 क्यों नहीं बना, ये हम सब सिखा देंगे, ठीक है, परेशान ना होना। अच्छा, दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कार्बन को, कार्बन माने कोयला ले लो, कोयला है ये, कार्बन मतलब कोयला को अगर वायु के साथ अब संयोग कर दें, वायु के साथ क्या कर दें, संयोग कर दें, मतलब जला दें, संयोग कर दें, संयोग कर दें, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो ये भी आपका योगात्मक क्रिया, इसमें भी एक ही पदार्थ बन रहा है। ऐसे ही और भी उदाहरण हो सकता है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। जैसे कि और भी ले लीजिए, एक चीज बता दूं छात्रों कि CaO जो चूना आप मार्केट से लाते हैं छात्रों, चूना, इसका नाम है चूना, इसको हम दग्ध चूना भी कहते हैं। इसको हम ऊपर लिख दें, दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूं, ठीक है। अगर कोई समस्या आ रही है आपको समझने में तो आप हमें कमेंट करके बताएं,
ठीक है। और हमारे अगर नोट्स आपको चाहिए तो हमें आपको दी गई जो स्क्रीन पर ये नंबर चल रहा है, इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो तीसरा है ये CAO, इसको चूना के नाम से जानते हैं, इसका नाम है चूना, ठीक है। कलई चूना जिसे बोलते हैं, जब आप मार्केट से कलई करने के लिए, कलई मतलब जब मकानों की पुताई करते हैं, भवनों की पुताई करते हैं, उसमें जो चूना प्रयोग करते हैं वो मार्केट से आप लाते हैं, सफ़ेद कलर का एकदम पत्थर जैसा होता है, वही पत्थर चूना कहलाता है, ठीक है। उसी को हम दग्ध चूना के नाम से भी जानते हैं, इसका कई नाम है, इसको हम दग्ध चूना भी कहते हैं। दग्ध क्यों कहते हैं? क्योंकि ये गर्म होता है। अब आप कहोगे सर हम टच करते हैं तो गर्म नहीं लगता, लेकिन वैसे इसके अंदर आंतरिक ऊष्मा होती है, जिसे कहते हैं गुप्त ऊष्मा, जो छिपी हुई ऊष्मा होती है वो इसके अंदर पाई जाती है, ठीक है। जैसे बर्फ के अंदर भी गुप्त ऊष्मा हुआ करती है, ठीक है, बर्फ के अंदर भी गुप्त ऊष्मा होती है, वैसे इसके अंदर भी गुप्त ऊष्मा पाई जाती है, वो आपको दिखेगी नहीं। दिखेगी कब? अभी आपको दिखा रहे हैं कैसे दिखेगी ये, अगर इसको देखना है तो इसका नाम चूना भी है, और इसको हम बिना बुझा चूना भी कहते हैं, बिना बुझा चूना, ठीक है छात्रों। और बिना बुझे चूने को शॉर्टकट में अनबुझा चूना भी कहा जाता है, अनबुझा चूना, ठीक है। इसका रासायनिक नाम बात करें तो इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसी जानकारी बहुत जरूरी है। अब चूना आप मार्केट से ले आए, ठीक है, ये जो कलई चूना है मार्केट में लाए। अब क्या करेंगे, आप घर में पानी लेना, ठंडे पानी, उस ठंडे पानी में आप इसको डाल देना। तो जैसे ही आप ठंडे पानी में डालेंगे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक क्या करेगा, ये चूना अपनी सारी गर्मी, अर्थात जो अंदर छिपी हुई है वो सारी गर्मी जल को दे देगा, और जैसी सारी गर्मी जल को दे देगा तो जल हो जाएगा एकदम गर्म। अब उंगली डालोगे तो एकदम उसमें दहकता हुआ बुलबुल आवाज़ भी आती है, अर्थात पानी बहुत गर्म हो गया। अब आप देखेंगे मतलब पानी तो गर्म हो जाएगा, लेकिन ये खुद ठंडा हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा जमीन तली पर, ठीक है। देखो कैसे ठंडा होता है। तो पानी इसमें डाल देते, पानी का सूत्र होता है H2O। तो पानी को जैसे ही आप डालेंगे छात्रों, ठीक है, पानी को, ये सॉलिड अवस्था में होता है इसलिए मैंने S लिख दिया, सॉलिड, ठोस अवस्था, सॉलिड माने ठोस, और ये लिक्विड अवस्था में होता है इसलिए हमने L लिख दिया, अर्थात द्रव, लिक्विड को द्रव कहते हैं। तो जैसे ही आप पानी में डालेंगे तो पानी आपका गर्म हो जाएगा। गर्म क्यों हो गया? क्योंकि इसने अपनी ऊष्मा किसको दे दी? जल को दे दी। इसका मतलब इस पदार्थ से ऊष्मा बाहर निकल रही है, और जिस पदार्थ से ऊष्मा बाहर निकलती है छात्रों, उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो अभिक्रिया मैं लिख रहा हूँ ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी है, मतलब एक्सोथर्मल रिएक्शन भी है ये, ठीक है छात्रों। तो ये आपस में रिएक्ट करेंगे, आपस में क्रिया करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया, और एक नया कंपाउंड बनाएंगे CaOH का होल ट्वाइस। अब ये कैसे बन गया, मतलब CaOH का होल ट्वाइस कैसे बन गया, इसको हमने पहले ही बता दी, आपको अलग से वीडियो बनाएंगे। वो वीडियो आपका 12th क्लास में भी काम करेगा, 10th क्लास में भी काम करेगा, तो अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें जानेंगे, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, इसका नाम है बुझा चूना। इसका क्या नाम है? बुझा चूना। क्यों बुझ गया बेटा? क्यों? क्योंकि ये अभी गर्म था, और गर्म में जैसी जल डाला वैसे ही बुझ गया, इसलिए बुझा चूना है। इसका रासायनिक नाम भरे तो रासायनिक नाम है कैल्शियम, कैल्शियम, हाइड्रोजन भी है इसलिए हाइड्रो लगाएगा, हाइड्रो, और O भी है तो ऑक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पढ़ा जाता है, ठीक है। हाइड्रो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख सकते हैं कैल्शियम हाइड्रो। और साथ में क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है छात्रों। क्या निकलती है? ऊष्मा बोल सकते हैं या फिर ऊर्जा बोल सकते हैं। तो इसमें ऊष्मा निकलती है छात्रों। तिरछी होगी रिएक्शन है ना, हाँ कोई बात नहीं, अब लिख लेना, अब हो गई तो हो गई। तो ऊष्मा बाहर निकलती है। तो देखा आपने, इन दोनों के संयोग से केवल एक ही पदार्थ बना। इसका मतलब ये भी आपकी वो पदार्थ नहीं है, वो तो ऊष्मा निकल रही है, केवल एक पदार्थ बना। इसका मतलब ये भी एक आपकी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। तो बहुत आसान है। तो छात्रों अब इसमें एक नया शब्द आ गया, ऊष्मा क्षेपी, क्योंकि इस पदार्थ ने ऊष्मा को छेप दिया। छेप दिया मैंने निकाल दिया, जैसे छींक आती है, छींक ऐसे करके अच्छी मतलब निकलती है, तो ऐसे मान के चलो तो ध्यान रहेगा, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, इससे ध्यान रहेगा। छी मतलब निकलना, तो छेपी माने निकलना, ऊष्मा का बाहर निकलना, ठीक है। तो वह ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या होती है इसको भी जान लेते हैं, क्योंकि ये भी जानकारी के रूप में होनी आपको चाहिए, हो सकता है एग्जाम में ये भी आ जाए। तो चलो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया जान लेते हैं क्या होती है। मजा आ रहा है पढ़ने में? अगर इंटरेस्ट आ रहा है तो लाइक
करिए और कमेंट भी करिए, कमेंट करना सीख लीजिए। यूट्यूब पर कैसे कमेंट करते हैं सीख लीजिए, इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। यूट्यूबर को जो यूट्यूब पर पढ़ाते हैं उनको मोटिवेशन मिलता है कि बच्चा वास्तव में पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, मतलब बच्चे को इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो मैं और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, इसलिए कमेंट करा करें, ठीक है। और उसमें लाइक भी, लाइक का बटन है, ऐसे लाइक किया करें। तो अगर समझ में आए तो इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, मैंने बात बताया ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, एक नया शब्द आया ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया को बोलते हैं इंग्लिश में एक्सोथर्मल रिएक्शन। तो एक्सोथर्मल रिएक्शन क्या होती है, नाम से ही बताया, ऊष्मा क्षेपना, ऊष्मा निकालना। तो वे पदार्थ जो ऊष्मा निकालते हैं वो क्या बनाते हैं, वो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं करते हैं, ठीक। तो परिभाषा अगर बनाना चाहें तो परिभाषा कैसे बनेंगे, आपको परिभाषा के लिए वही लिखना पड़ेगा, पहली लाइन, वह रासायनिक अभिक्रिया, बिल्कुल बात वही लिखनी पड़ेगी। तो लिख लीजिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ है ना, कोई भी पदार्थ ले लो, कोई पदार्थ, और कौन सा हो जाए, अभिकारक पदार्थ कौन सा होगा, केवल अभिकारक, मतलब इधर वाले, हमारी साइड वाले अभिकारक होते हैं, उस साइड वाले उत्पाद होते हैं। तो अभिकारक, ठीक है, पदार्थ अभिकारक होगा। तो जिसमें कोई पदार्थ क्या निकालता है, ऊष्मा उत्सर्जित करता है, या उत्सर्जित करता है या निकालता है, ऊष्मा उत्सर्जित करता है, ठीक है, उसे लिख लेना, उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एकदम सीधी सी सिंपल परिभाषा हमने आपको लिख दी, वह रासायनिक क्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऊष्मा उत्सर्जित करता है तब उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, पदार्थ अभिकारक होता है। जैसे एक रिएक्शन के रूप में लिख लेते हैं, रिएक्शन आपकी यही काम कर सकती है। अगर आप लिखना चाहें तो CaO + H2O, है ना, ऊष्मा निकल रही है, इसके अंदर से ऊष्मा निकल रही, तो इसमें से ऊष्मा निकलेगी तो माइनस होगी, तो माइनस ऊष्मा लिख सकते हैं, ठीक है छात्रों। माइनस ऊष्मा आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हैं, माइनस ऊष्मा, ठीक है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, माइनस ऊष्मा आप लिख सकते हो, इक्वल टू, इसके अंदर से ऊष्मा माइनस हो गई, मतलब माइनस में निकल गई, और आपका नया कंपाउंड बन गया CaOH का होल ट्वाइस। अर्थात ऊपर वाली अभिक्रिया को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। अगर आपका मन करता है मैं वैसे ही लिखूंगा जैसे ऊपर लिखा, तो वैसे भी लिख सकते हो। आप लोग जान चुके हो पहले ही वीडियो में, ये जो तीर का निशान होता है ये एक तरह का बराबर का निशान होता है। तो बराबर में अगर उस संख्या, किसी भी संख्या को जो माइनस में है, वो माइनस की संख्या को उस साइड पक्षांतर करते हैं तो ये चिन्ह प्लस का हो जाता है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, Ca + H2O एरो प्लस उधर ले जाओ CaOH का होल ट्वाइस प्लस ऊष्मा। तो परीक्षा में कैसे भी लिखा जाए, ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, ये भी अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी, ये भी ऊष्मा क्षेपी, ऐसे भी छात्रों लिखा जाता है, ठीक है, ऐसे भी लिखा जाता है। एक और अब मैं तरीका बता रहा हूँ, इसको छात्रों डेल्टा H के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसको, डेल्टा H। डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन, H का मतलब हीट, हीट माने ऊष्मा, तो ऊष्मा में परिवर्तन माइनस ऊष्मा होती है, तो इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, H2O एरो CaOH का होल ट्वाइस, है ना, कॉमा लगा दीजिए, इन दोनों के बीच में प्लस चिन्ह हटा के आप कॉमा लगा देते हैं तो डेल्टा H लिख देते हैं, तो ये चिन्ह माइनस का हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये इधर वाला लिखा जाता है हमेशा, डेल्टा H इधर होता है, तो माइनस ऊष्मा, ठीक है। हो सकता है परीक्षा में माइनस ऊष्मा लिखा जाए, हो सकता है ऊष्मा का मान दिया जाए -243 किलो कैलोरी, है ना, किलो कैलोरी या किलो जूल, कुछ भी बोल सकता है। माइनस में चिन्ह, केवल चिन्ह आपको देखना है, इधर कुछ लिखा उससे कोई मतलब नहीं, कितना लिखा है कोई मतलब नहीं, केवल आपको चिन्ह से मतलब है, ऊष्मा क्षेपी है या शोषी है। तो इस समय ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, राइट है। अच्छा, और कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है -VE, प्रश्न में कभी कभी -VE आया तो छात्र ये सोचता है कि सर -VE क्या है। छात्रों इसको भी समझ लो, माइनस का मतलब होता है निगेटिव, निगेटिव, नेगेटिव मीन्स माइनस, मतलब ये वाला जो, अच्छा ये वाला यहाँ से यहाँ तक का अर्थ है NEGATI, इसको माइनस से व्यक्त करते हैं, लास्ट वाला अक्षर V और E, इसको शॉर्टकट में -VE लिखते हैं, ठीक है, मतलब नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे लिखा जाए तो भी माइनस आपकी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, 3 तरीके से आपको बता दिया, ठीक है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया को कैसे लिखते हैं।
और छात्रों एक और उदाहरण ले लेते हैं। एक उदाहरण ये हो गया, एक उदाहरण और सुन लिए कि जो श्वसन होती है, श्वसन क्रिया होती है, ये भी आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन जो होता है, सांस लेते हो आप लोग सांसें जो बाहर निकाल लेते हो और बाहर निकालते हो, ये श्वसन जो करते हैं वो भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। कैसे? श्वसन भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। छात्रों कैसे? देखिए समझना, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया श्वसन क्यों होती है? क्योंकि आप जानते हैं हमें जीवित रहने के लिए, अर्थात मनुष्य को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर आपके शरीर में ऊर्जा है, मतलब गर्मी है, एनर्जी है, तो आप काम कर पाएंगे, और नहीं एनर्जी है तो आप खत्म हो जाएंगे। जैसे मुर्दा होता है, उसकी एनर्जी समाप्त हो चुकी होती है, बिल्कुल एनर्जी नहीं रहती, इसलिए उसका हाथ नहीं उठता, तो इसका मतलब एनर्जी जरूरी है। तो इसका मतलब जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। छात्रों क्या होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है जीवित रहने के लिए। ठीक है, अब ये ऊर्जा मिलती कहाँ से? तो छात्रों ये ऊर्जा अगर आपको प्राप्त करनी है तो ये ऊर्जा कहाँ से मिलेगी आपको? छात्रों मैं आपको दिखा दूं, इधर लिख दूं। छात्रों इस ऊर्जा की अवस्था होती है, इस ऊर्जा को अगर प्राप्त करना है तो ये ऊर्जा आपको कहाँ से मिलेगी? सबसे पहले आपको भोजन से मिलेगी। किससे मिलेगी? भोजन से। भोजन से कई पदों में मिलेगी। भोजन से ये निम्न पदों में मिलेगी। क्यों? क्योंकि भोजन के अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, तो भोजन के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कार्बोहाइड्रेट टूटता है। कार्बोहाइड्रेट टूटता है किसमें? ग्लूकोज में टूट जाता है। कार्बोहाइड्रेट किसमें टूटता है छात्रों? ग्लूकोज में टूटता है। तो भोजन से बना कार्बोहाइड्रेट, भोजन के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है, आलू के अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए आलू गर्म करते हैं। तो जो चीज़ें गर्म होती हैं, आपने बताया मक्का ठंडी होती है ना, और गेहूँ गर्म होता है। गेहूँ गर्म इसलिए होता है क्योंकि गेहूँ में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। मक्का ठंडी क्यों होती है? क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट कम होता है। आलू गर्म क्यों होता है? क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए, क्योंकि गर्म माने ऊर्जा होती है। तो भोजन से बना कार्बोहाइड्रेट, उसके अंदर आपके अंदर प्रोसेस होगी, रिएक्शन होगी, कार्बोहाइड्रेट बनेगा, और कार्बोहाइड्रेट से रिएक्शन के द्वारा ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, और ग्लूकोज बनेगा। और ग्लूकोज क्या करेगा? आपके अंदर जो ऑक्सीजन होती है, जो आप सांस के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं, उस ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। उस ऑक्सीजन क्या करेगा? ग्लूकोज उस ऑक्सीजन को ले लेगा साथ में, और साथ में दोनों आपस में क्रिया करके आपके कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करेंगे। आपके पेट में CO2 बनेगी, आपके पेट में जल बनेगा। तो जल तो आपके शरीर में रह जाएगा, कुछ वेस्ट जल होगा वो मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाएगा, और CO2 आपकी बाहर निकल जाएगी पाद के द्वारा। जो पादते हैं वो CO2 निकलती है। ठीक है, अच्छा, और प्लस ऊष्मा निकलेगी। ऊष्मा मतलब ऊर्जा, प्लस ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। वही ऊर्जा आपके शरीर में चली जाती जिससे ऊर्जा का निर्माण होता है। छात्रों तो इस रिएक्शन को भी हम सीख लेते हैं कैसे होती है। चलिए इस रिएक्शन को दोबारा से लिख लेते हैं। C6H12O6, इसकी क्रिया किससे होती है? O2 से। तो क्या बनता है? C सबसे पहले C क्रिया करता है O से, तो क्या बनता है? CO2। फिर H क्रिया करता है O से, बनता है H2। ठीक है, प्लस ऊर्जा बाहर निकल जाती है। ऊर्जा लिख दो या ऊष्मा लिख दो, कोई बात नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब बात समझना। अब बैलेंस कैसे करेंगे? यहाँ 6 की है, 6C, 6C है तो 6C आप लगा दो। इनको बैलेंस करना हम एक बार दोबारा से समझा देंगे कैसे समीकरण को बैलेंस करते हैं। तो 6C है तो 6C लगा दिया। 12H हैं तो 12H कब होंगे? 2 पहले से हैं तो 6 लगा दो। 6 दूनी 12, ऐसे। O कितने हो गए? 6 दूनी 12 और 6 एकन 6, कितने O हो गए? 6 दूनी 12 और 6 18 O हो गए। 18 O कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? 6 पहले से 18 बनाना है तो आपको कितना लेना पड़ेगा? 6 लेना पड़ेगा। 6 दूनी 12 और 6 18, तो इसलिए अपक्रिया बैलेंस हो गई। तो इस अपक्रिया को बैलेंस करना भी आप सीखें। अपक्रिया को कैसे बैलेंस करते हैं, पिछली क्लास में हमने अब कुछ अपक्रिया को कैसे बैलेंस करते वो सिखा दिया था। फिर भी आपको नहीं समझ में आया कैसे बैलेंस करते, तो आपको हम वीडियो लास्ट में चैप्टर जब खत्म हो जाएगा तब अपक्रियाओं को बैलेंस कैसे करते हैं वो भी हम सिखाएंगे। परेशान नहीं होना, ठीक है। चलिए, तो ये बात एकदम क्लियर हो गया। तो श्वसन भी आपकी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है, जिसकी वजह से आपके शरीर में ऊर्जा प्राप्त होती है और आप आसानी से कार्य कर सकते हैं। अब इसी के जस्ट अपोजिट अपक्रिया ऊष्माशोषी भी होती है। तो छात्रों ये भी जान लीजिए ऊष्माशोषी क्या होती है, तब आगे बढ़ें। ऊष्माशोषी
अभिक्रिया, इसको कहते हैं एंडोथर्मल रिएक्शन। मतलब एंडोथर्मल रिएक्शन क्या होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है, नाम से ही पता लग रहा, जो ऊष्मा को सोखता है, ऊष्मा को लेता है। अर्थात जब कोई पदार्थ ऊष्मा को ग्रहण करता है, ऊष्मा को अवशोषित करता है, तब उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। सीधी सी बात है। तो अब परिभाषा लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका वही है, वह रासायनिक अभिक्रिया, लिख लीजिए, मैं लिख नहीं रहा, आप लिख लो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऊष्मा अवशोषित करता है, उसमें लिखा है उत्सर्जित करता है, इसमें अवशोषित करता है, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो इसलिए आराम से याद हो जाएगा, दोनों में से एक याद कर लेना, आराम से एक दूसरे का अपोजिट याद कर लोगे। दोनों याद करने की कोशिश करोगे तो गलत, तो भूल जाओगे। उदाहरण में ले लो, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में जैसे N2 है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को अगर वायु के साथ अभिकृत करें तो छात्रों, जब नाइट्रोजन को वायु के साथ अभिकृत करते हैं तो जब NO बनता है तो क्या करता है, NO, ये NO ऊष्मा इसके अंदर से ऊष्मा खींचता है, अब कि उल्टा चलता है, उल्टा है मतलब कि नाइट्रोजन जो पदार्थ है वो ऑक्सीजन से ऊष्मा को लेता है, ऑक्सीजन से जब ऊष्मा को लेगा तो ऊष्मा जब आएगी तो इसमें प्लस हो जाएगी, प्लस ऊष्मा, क्या हो जाएगी छात्रों, प्लस ऊष्मा। तो N2 प्लस O2 और ऊष्मा हो जाएगी, जब ऊष्मा नहीं तो बाहर से ऊष्मा ले जाएगी, लेकिन इसमें हाँ ऊष्मा बाहर से लेता है, वायुमंडल की ऊष्मा को लेता है और O2 से नहीं लेता है, ये बाहर से ऊष्मा को ले रहा है। तो N2 प्लस O2 प्लस ऊष्मा इसमें जुड़ जाएगी, तब ये आपका कंपाउंड बन के तैयार हो जाएगा NO, इसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, तो छात्रों हम इसको ऐसे भी रिएक्शन को लिख सकते हैं, अगर आपका मन है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, N2O2 पक्षांतर कर दो तो ये प्लस का चिन्ह माइनस से पहुंच जाएगा, 2NO माइनस ऊष्मा। ठीक है, और अगर वैसे लिखना हो डेल्टा H में तो N2 प्लस O2 2NO, ठीक है, और कॉमा लगा दो, और ये डेल्टा H, ये वाला डेल्टा H यहाँ होता है, वो वाला डेल्टा H नहीं होता, तो डेल्टा H ये होता है, तो डेल्टा H बराबर प्लस ऊष्मा, प्लस ऊष्मा या प्लस VE लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, या प्लस में कोई मान दिया जाएगा। तो छात्रों आपको समझ में आ गया होगा कि ऊष्मा क्षेपी क्या होती है, ऊष्मा शोषी क्या होती है। अब बात आती है वियोजन अभिक्रिया। छात्रों वियोजन अभिक्रिया किसका उल्टा है, संयोजन अभिक्रिया का, अर्थात जो संयोजन अभिक्रिया पहले लिखाई थी उस संयोजन अभिक्रिया को उल्टा है वियोजन अभिक्रिया। देखिए इसको पहले हेडिंग डाल लें, उसके बाद समझते हैं। वियोजन अभिक्रिया डाल लीजिए हेडिंग, वियोजन अभिक्रिया। मजा आ रहा होगा तो मैंने पहले ही बताया, आप कमेंट करें, जरूर करें कमेंट, और लाइक का बटन दबाएं अगर आपको रिएक्शन एकदम बेस्ट समझ में आ रहा है। और रिएक्शन कैसे होती है वो भी हम आपको समझा देंगे, थोड़ा धैर्य रखिए, तसल्ली। दूसरी अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। इंग्लिश में इसका एक और नाम है वियोजन अभिक्रिया को, इसको हम अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं, अपघटन अभिक्रिया। ठीक है छात्रों, वियोजन को कहते हैं डिसोसिएशन रिएक्शन, डिसोसिएशन रिएक्शन। और अपघटन को क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो डिसोसिएशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपका तिरछा लिखा हुआ थोड़ा तिरछा हो जाता है। छात्रों मैं आपको बता दूं, ये बोर्ड थोड़ा तिरछा है क्योंकि वीडियो सही नहीं बन पा रहा है, थोड़ी लाइट आ रही है, इसलिए इसको तिरछा रखा हुआ है, इसलिए थोड़ा तिरछा हो जाता है। ठीक है, उसमें परेशान नहीं हुई, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, बस हमें बताना, बस मेन पॉइंट है समझना। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, संयोजन में क्या होता है, संयोजन में दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, इसमें वियोजन मन होता है टूटना, अलग होना। इसमें क्या होता है, एक बड़ा पदार्थ टूट करके, अर्थात एक बड़ा पदार्थ टूट जाएगा दो या दो से अधिक पदार्थों में। सही है, उसमें छोटे छोटे पदार्थ मिलकर एक बड़ा पदार्थ बनाते हैं। इसमें एक बड़ा पदार्थ वियोजित होकर छोटे छोटे पदार्थ में टूट जाता है।
तो बड़ा पदार्थ छोटे पदार्थों में विविध करने के लिए बेटा बाह्य कारक का प्रयोग करना पड़ता है। बाह्य कारक मतलब बाहर से ऊष्मा देनी पड़ती है, देखिए, या बाहर से प्रकाश देना पड़ता है, या बाहर से बिजली देनी पड़ती है। 3 कारक हैं। तो मैं आपको इसकी ट्रिक लिख दे रहा हूं तो समझ में आ जाएगा। क्या? एक बड़ा पदार्थ बोल दो या एक बड़ा यौगिक बोल दो, एक ही बात है। एक बड़ा यौगिक क्या करेगा? टूट जाएगा। ऐसे नहीं टूटेगा, उसके लिए आपको इसमें बाह्य कारक मिलाने पड़ेंगे। क्या मिलाने पड़ेंगे छात्रों? बाह्य कारक। बाह्य कारक कौन कौन से होते हैं? बाह्य कारकों की उपस्थिति करनी पड़ेगी। बाह्य कारक की उपस्थिति, बाह्य कारक होते कौन कौन से? आपका ऊष्मा है, ठीक है, आपका प्रकाश है और विद्युत। ये 3 बाह्य कारकों की उपस्थिति में क्रिया होगी। या ऊष्मा आप इसमें डाल दीजिए तो टूट जाएगा, प्रकाश डाल दीजिए तो टूट जाएगा, विद्युत प्रवाहित कर दीजिए तो टूट जाएगा। टूट जाएगा तो क्या बनाएगा? 2 बना सकता है या 2 से अधिक बना सकता है। 2 या 2 से अधिक छोटे पदार्थ बनेंगे। छोटे पदार्थ को हम सरल पदार्थ भी बोल सकते हैं। सरल पदार्थ, तो इसमें कंफ्यूजन होना, छोटे पदार्थ बनाता है या सरल पदार्थ बनाता है, तो परिभाषा आप बना सकते हैं। ठीक, कैसे? सुनिए, सबसे पहले सीधी सी एक ट्रिक है। ये ट्रिक मैंने आपको बताया, इस ट्रिक से तीनों की परिभाषा हो जाएगी। ये 3 प्रकार की मिलेगी, एक ऊष्मीय अभिक्रिया, एक प्रकाश अपघटन, एक विद्युत अपघटन। ये 3 प्रकार का होता है। ठीक, मैं ट्रिक बता दी। तो आप इसमें परिभाषा कैसे लिखेंगे? आपको स्टार्ट वहीं से करना है कि रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया। आपको यहाँ तो लिखना ही लिखना है वह रासायनिक अभिक्रिया, ये तो लिखना ही लिखना है, वह रासायनिक अभिक्रिया। फिर लिखना है जिसमें क्या लिखना है? फिर इसके बारे में लिखना है, जिसमें एक बड़ा पदार्थ है ना। फिर क्या लिखना है? इसके बारे में, एक बड़ा पदार्थ बाह्य कारकों की उपस्थिति में, है ना, बाह्य कारकों की उपस्थिति। बाह्य कारक जैसे आपके ऊष्मा, प्रकाश, मैंने आपको बता दिया है ना, विद्युत में क्या करता है? 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक छोटे पदार्थों में या फिर सरल पदार्थों में क्या हो जाता है? वियोजित हो जाता है। वियोजित माने टूट जाता है या अपघटित हो जाता है। अपघटित भी लिख सकते हैं, हो जाता है। तब उसे हम क्या बोलेंगे? तब उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसका भी उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट ले लो, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको खड़िया बोलते हैं, संगमरमर भी बोलते हैं, ठीक है, और इसे चूना पत्थर भी बोलते हैं। इसके नाम बहुत सारे हैं, चूना पत्थर या संगमरमर या खड़िया। इसको आप क्या करेंगे? खड़िया को हम इसमें ऊष्मा डाल देंगे, अर्थात इसको हम गर्म कर दें, खड़िया को या संगमरमर को गर्म कर दें, तो क्या होगा? ये ऑटोमेटिक 2 पदार्थों में टूट जाएगा, CaO और CO2, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। समझ में आ गया? इसका मतलब एक ही है, एक ही पदार्थ क्या कर गया? 2 पदार्थों में टूट गया। हो सकता है 3 पदार्थों में टूट जाए, जैसे 3 पदार्थों में टूट सकता है, जैसे FeSO4, इसको ले लो। ये FeSO4 क्या करेगा? Fe2O3 में टूटता है, SO2 में टूटता है और SO3 में टूटता है। तो देखिए 3 पदार्थों में टूट गया, बैलेंस कर लो, 2 और 3, 6 और 6 और 2 8, 4 दूनी 8, बैलेंस हो गया। इसका नाम है फेरस सल्फेट, इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड, इसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड, इसका नाम सल्फर ट्राइऑक्साइड, ट्राई माने 3, डाई माने 2, ठीक, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसका मतलब है जब एक पदार्थ, ये भी एक ही पदार्थ है, आप ये मत देखना 2 लिखें, 2 से मतलब नहीं है, मतलब उसकी संख्या 2 है लेकिन है पदार्थ एक ही है। मतलब हम डबल हैं लेकिन हैं तो एक ही, हम डबल दिख रहे हैं लेकिन है एक, ऐसे ही समझो। तो ये पदार्थ एक है, एक पदार्थ से 2 या 2 से अधिक पदार्थ बन रहे हैं।
तो इसका मतलब ये एक वियोजन अपक्रिया है या अपघटन अपक्रिया है। ठीक है, अब छात्रों अब मैं बता दूं अब वियोजन अपक्रिया के प्रकार। वियोजन अपक्रिया छात्रों 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की वियोजन अपक्रिया कितने प्रकार की होती है छात्रों? 3 प्रकार की। कौन कौन से? चलो इसको भी देख लेते हैं। हाँ, ये ट्रिक आपकी काम करेगी, देखनी है। वियोजन अपक्रिया कितने प्रकार की मिलेगी छात्रों? 3 प्रकार की वियोजन अपक्रिया होती है। वियोजन अपक्रिया 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है छात्रों? एक होता है ऊष्मा के नाम से है, तो इसलिए एक का है ऊष्मीय वियोजन। क्या नाम है? ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन ऊष्मा को छात्रों गर्मी कहते हैं, गर्मी को ताप भी कहते हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम है तापीय वियोजन। ठीक है, और अपघटन भी बोल सकते हैं, ऊष्मीय अपघटन भी बोल सकते हैं, अपघटन, ताप ऊष्मीय वियोजन या ऊष्मीय अपघटन। लेकिन फर्स्ट ईयर क्लास जब 12th क्लास में आपको पढ़ाएंगे तो ऊष्मीय वियोजन अलग मिलेगा और ऊष्मीय अपघटन अलग मिलेगा। लेकिन 10th क्लास में अभी दोनों को मिक्स कर दिया गया, एक ही लिख दिया, ये कॉमन रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि कंफ्यूजन मन होना मैंने बता दिया। एक होता तापीय, इसको इंग्लिश में कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन या थर्मल डिसोसिएशन। थर्मल डिसोसिएशन या फिर थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि अपघटन को डिकम्पोजिशन कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। दूसरी है प्रकाश, तो प्रकाश की उपस्थिति हो रही तो प्रकाश अपघटन या प्रकाश वियोजन। इंग्लिश में कहते हैं फोटोलिसिस, PHOTOLYSI, फोटोलिसिस। इसको फोटोलिसिस भी बोल सकते हैं या इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इसको हम इलेक्ट्रोलिटिक नहीं, लाइट डिकम्पोजिशन बोल सकते हैं, लाइट डिकम्पोजिशन। ठीक, और तीसरा आपका है विद्युत, ये विद्युत लिखा है तो विद्युत अपघटन या फिर विद्युत वियोजन। कंफ्यूजन मत होना, इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस बोल दो या इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, या इलेक्ट्रोलिटिक अपघटन बोल सकते हैं। ठीक है छात्रों, अब ऊष्मीय अपघटन होता क्या है? बहुत आसान, कुछ नहीं करना। क्या लिखना है आपको? ये याद कर लेना, ऊपर वाली ट्रिक। बस आपको कैसे लिखना है इसकी परवाह सुनिए। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक बड़ा पदार्थ ऊष्मा की उपस्थिति में, अब आपको बाह्य कारक नहीं बोलना, ना ही प्रकाश बोलना, ना ही विद्युत बोलना, केवल ऊष्मा लिखना। क्यों? क्योंकि ऊष्मीय वियोजन है। तो ऊष्मा की उपस्थिति में 2 या 2 से अधिक छोटे या सरल पदार्थों में वियोजित हो जाता है, अपघटित हो जाता है, तो उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। जैसे आपका यही उदाहरण ले लो, जैसे CaCO3 गर्म कर दिया, ऊष्मा डाल दी तो बन गया CaO + CO2। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। ठीक है, और लिख लेना। प्रकाश अपघटन किसे कहेंगे? प्रकाश अपघटन क्या लिखेंगे? परिभाषा वही लिखेंगे। प्रकाश अपघटन में क्या लिखेंगे? वह रासायनिक अभिक्रिया, ये तो बोलना ही बोलना है, जिसमें एक बड़ा पदार्थ किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में 2 या 2 से अधिक छोटे पदार्थों में वियोजित हो जाता है या टूट जाता है, उसे हम प्रकाश अपघटन कहते हैं। इसका उदाहरण लिख लो। इसका उदाहरण AgCl है, सिल्वर क्लोराइड, ये आप मार्केट से लाएंगे तो श्वेत रंग का मिलेगा, श्वेत कलर का। तो जैसे ही इसमें प्रकाश पड़ेगा, इसको प्रकाश में खुला रख दो आप, मार्केट से लाए श्वेत प्रकाश, श्वेत रंग का मिलेगा, और जैसे ही प्रकाश में इसको रख देंगे सूर्य के प्रकाश में, तो क्या होगा? ये Ag अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा, Cl2। अब इसमें भी ट्विस्ट है। आप कहेंगे सर यहाँ तो एक Cl है, यहाँ 2 कैसे आ गए? छात्रों मैंने आपको पहले ही बता दिया, नेक्स्ट अलग से वीडियो बनाएंगे उसमें सिखा देंगे। ठीक है, तो ये आपका बदल जाएगा। तो आप देखेंगे ये श्वेत रंग ऑटोमेटिक, ये श्वेत रंग किस में बदल जाएगा? ये ब्राउन कलर में बदल जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ब्राउन नहीं, ग्रे बोलो, ये ग्रे कलर में बदल जाएगा। ग्रे मतलब होता है धूसर कलर। ठीक है, धूसर, ग्रे मतलब आसमानी जैसा नहीं, मतलब स्लेटी कलर जैसे बोलते हैं, वैसे ग्रे कलर में बदल जाएगा, धूसर कलर में बदल जाएगा। ठीक है, किसकी वजह से? क्योंकि इसने प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित हो गया और 2 पदार्थों को हो गया, तो प्रकाश अपघटन। ऐसी AgBr भी उदाहरण हो सकता है। AgBr को गर्म करेंगे तो Ag बदलेगा और Br2 बनेगा, तो आप बना लेना। ठीक है, अच्छा, अब आता है विद्युत अपघटन। तो विद्युत अपघटन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसमें ऐसे नहीं लिखेंगे
वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक बड़ा पदार्थ विद्युत की उपस्थिति में दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में टूट जाता है तो उसे हम विद्युत वियोजन कहते हैं। आप ऐसे भी लिख दोगे तो भी टीचर खैर नंबर तो दे देगा, लेकिन वास्तव में पूरी बात नहीं है, इसमें थोड़ी सी बात गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? क्योंकि विद्युत धारा तभी बहती है जब उसे हम पदार्थ को ठोस अवस्था में ना लें। मतलब अगर आपने पदार्थ को ठोस अवस्था में ले लिया तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। इसलिए उस पदार्थ को ठोस न लेकर आपको गलित अवस्था में लेना पड़ेगा या उसको जल में घोलना पड़ेगा, अर्थात जलीय विलयन लेना पड़ेगा। बस इतना थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। पिघलाना पड़ेगा, पिघलाना को कहते हैं गलित, और जल में घोल दो तो जलीय विलयन, तभी आपकी विद्युत धारा बहेगी, वरना नहीं बहेगी। तो इसमें थोड़ी सी परिभाषा में इसमें कैसे लिखेंगे तो सुनिए। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को के जलीय विलयन में या गलित अवस्था में, इसमें क्या लिखोगे, लिख लो आप लोग। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बड़े पदार्थ बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, जिसमें बड़े पदार्थ के जलीय विलयन में या बड़े पदार्थ के गलित अवस्था में विद्युत प्रवाहित करते हैं। क्या प्रवाहित करते हैं? विद्युत प्रवाहित करते हैं। तो वह बड़ा पदार्थ या वह पदार्थ दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में टूट जाता है या वियोजित हो जाता है, तब उसे हम विद्युत वियोजन या विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। रिएक्शन में जैसे कि आप जल ले लो, वाटर है ना, वाटर को आप लेते हैं, लिक्विड अवस्था में लेते हैं, तो क्या होता है, वाटर ऑलरेडी लिक्विड अवस्था में ही होता, तो इसको घोलने की जरूरत ही नहीं है, तो ये तो गलाने की जरूरत भी नहीं है। तो जब वाटर को आप ले लेते हैं तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं वाटर में, तो आप देखेंगे ये H अलग हो जाएगा, O अलग हो जाएगा, H2 अलग हो जाएगा, O2 अलग हो जाएगा। तो देखा, विद्युत के बहाने से भी हम डिकम्पोजिशन कर सकते हैं, अपघटन कर सकते हैं। बैलेंस कर लो, 2H2 और प्लस O2 हो गया बैलेंस। ठीक है, बैलेंस करना भी और सिखा देंगे। तो आपने देखा कि वियोजन क्या होता है और संयोजन क्या होता है। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि संयोजन अभिक्रिया में पदार्थ, छोटे पदार्थ जुड़ते हैं और वियोजन अभिक्रिया में टूटते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।